जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स। इसका जो पहला चैप्टर है इसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। और इस वीडियो में हम आज देखेंगे गोलीय दर्पण को। इसको तो गोलीय दर्पण यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर, ठीक फ्रेंड्स। तो ऐसा दर्पण, यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, तो गोलीय हो। इसका एक सिंपल सा परिभाषा हम दे सकते हैं इसे, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या सतह गोलीय हो, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं, या इसका एक और परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, अथवा ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह या पृष्ठ किसी खोखले गोले का भाग हो, खोखले गोले का भाग हो। दोस्तों, आप दोनों तरीकों से कह सकते हैं, आप उसका परिभाषा लिख सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका है दोनों। दोस्तों, यहाँ पे देखिए दो शब्द दिए गए हैं, परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पे है ना, परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। ये होता क्या है? परावर्तक पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन संभव हो सके, है ना। ऐसा पृष्ठ जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। दोस्तों, आइए लेते हैं यहाँ पे काफ़ी आसान तरीके से गोलीय दर्पण को। आप जानते हैं कि कोई भी जो पारदर्शक माध्यम होता है उसका किसी एक साइड में अगर हम पेंट कर दें, कलई कर दें, तो वो कैसा क्या बन जाता है? तो वो दर्पण बन जाता है, वो आईना बन जाता है जिसमें अपने हम चेहरे को देखते हैं, है ना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये गोला है, इसका हम इतना भाग काट के निकाल लेते हैं और इसका दाहिना भाग कलई कर देते हैं, दाहिना भाग पेंट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया? ये एक दर्पण बन गया, है ना। दर्पण बन गया ना। अब आइए पहले हम क्या लिखे थे इसमें, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। यानी परावर्तक पृष्ठ कहने का मतलब जिस पृष्ठ से क्या हो, प्रकाश का परिवर्तन हो। तो यही ना पृष्ठ है जो इस हिस्से का जो बायां वाला भाग है, जो इस दर्पण का जो बायां वाला भाग है, यही तो प्रकाश का परिवर्तन करेगा ना। क्यों? क्योंकि प्रकाश कहाँ पे है? बाएं है। प्रकाश या वस्तु कहाँ होती है दर्पण से? तो हमेशा बाएं रखी जाती है, ठीक है। वो चिन्ह परिपाटी कहता है कि हमेशा जो प्रकाश होता है दर्पण के बाएं होता है, न कि दाएं, ठीक है। दाएं क्या होता है? तो दाएं दर्पण का कलई किया गया भाग होता है, रंगा हुआ भाग होता है, ये बात है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका परावर्तक पृष्ठ है, जो परावर्तक सतह जहाँ से प्रकाश का परिवर्तन हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, वो कैसा है? गोलीय है। कैसा है? तो गोलीय है। आप दूसरे तरीके से यहाँ पे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो आपने देखा कि हम ये बनाए, कहाँ से बनाए? तो गोला बनाए, तब उसमें कुछ भाग हटा दिए तो कितना बच गया, ठीक है। तो दोस्तों, आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए ये जो जितना भाग दर्पण का बचा है, ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग है ना। ये किसी न किसी क्या है? ये किसी न किसी खोखले गोले का ही तो भाग है। तो आप इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं पेंसिल के थ्रू। आप अपने जब लिखेंगे आंसर, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, या ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ किसी खोखले गोले का भाग होता है। मतलब ये परावर्तक जो पृष्ठ है, ये वाला, ये जो पृष्ठ, ये बाएं वाला परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है? ये किसी गोले का भाग होता है। आप समझ गए इसको दोस्तों। आइए देखते हैं कि जो गोलीय दर्पण होते हैं मेनली कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दोस्तों गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और उसको कहते हैं अवतल को कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आइए उसको काफ़ी आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो ये होता है, ध्यान से देखिएगा इसको। एक होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स
मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और एक जो होता है उसका नाम है अवतल, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो गोली दर्पण होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं। कहीं भी क्वेश्चन आए गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो आपको टिक क्या लगाना है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें समतल नहीं आता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बोल सकता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण कह सकते हैं तीन प्रकार के होते हैं, समतल, अवतल, उत्तल। लेकिन गोली की बात है तो मेनली जो गोली दर्पण होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, वो होते हैं उत्तल और अवतल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ बना रहे हैं एक गोला, ये अपना गोला हो सकता है लेकिन कैसा गोला है ये भरा हुआ नहीं, ये खोखला गोला है। ठीक है, तो खोखला गोला को ध्यान से देखिएगा। जो हमारी पृथ्वी है तो भरा हुआ गोला है, ऐसे बहुत सारे गोले घूम रहे हैं अंतरिक्ष में। हाँ, तो इसको ऐसे बना दिए, ये गोला हो गया। ठीक है, और यहाँ बनाइए एक गोला हो गया। ठीक है, अब हम इस गोले का, इस खोखले गोले का इतना भाग काट के निकाल दे रहे हैं। ठीक है, और जो बच गया भाग, इसका दाहिना और बायां भाग है यहाँ पे ना, तो इसका दाहिना भाग कलई कर देते हैं, दाहिना भाग कलई कर देते हैं, तो हमको एक दर्पण मिल गया। अब यहाँ पे देखिए, इसका इतना भाग काट के निकाल देते हैं, इतना भाग बच गया, इसका दाहिना भाग कलई कर देते हैं। सॉरी, ये उल्टा हो गया, ऐसे था, इसको क्या करिए हम इतना भाग काट के निकाल दिए। ठीक है, तो इसका दाहिना भाग कलई कर दिया। ठीक है, तो ये मिल गया हमको दर्पण। तो इसको उत्तल दर्पण क्यों कहते हैं इस चित्र को, और इस चित्र को अवतल क्यों कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इस दर्पण का ना जो परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला बाएं वाला हिस्सा जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, ये वाला जो हिस्सा है बायां वाला, ये उठा हुआ है। उत्त माने उठा हुआ, जैसे उत्तल लिखा हुआ ना, उत्धन तल। ठीक है, तो उठा हुआ तल, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होता है, परावर्तक तल उठा हुआ होता है, उससे ही बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ देखिए, अभी इसको फिर बताएंगे। जिस दर्पण का परावर्तक जो सतह या पृष्ठ होता है वो धंसा हुआ होता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ये तो दाहिने ओर इसको हम कलई कर दिए हैं, तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है परिवर्तन से। मतलब किससे है, बाएं वाले हिस्सा से है, परिवर्तन से, क्योंकि बाएं वाले हिस्सा पर ही प्रकाश का परिवर्तन होगा। ठीक है, और बाएं वाले से क्या है, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, ये क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, ऐसे दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ ऊपर की तरफ उठा हुआ है, दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण यानी ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह या बायां वाला भाग उठा हुआ होता है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह या बायां वाला भाग धंसा होता है अंदर की तरफ, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं, हाँ, ये दोनों क्या है, ये गोली दर्पण ही है। अगर समझाना हो तो किसी को तो कह सकते हैं कि जो जितना भाग दर्पण का है ये उत्तल का, ठीक है, ये किसी न किसी गोले का भाग होगा ऐसे। ठीक है, किसी न किसी क्या गोले का भाग होगा। ठीक है ना, तो आप दिखा सकते हैं क्या, ये गोली दर्पण है, ये अवतल है, ये भी क्या है, ये किसी न किसी गोले का भाग होगा, तो दिखा सकते हैं कि ये क्या है, अवतल दर्पण, गोली दर्पण है ना। तो आइए अब देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं दर्पण में। जैसे दर्पण का ध्रुव होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है, मुख्य फोकस होता है, फोकस दूरी होती है। ठीक है, ये सब समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम पहले लेते हैं क्या, तो अवतल दर्पण। ये कौन दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, ये उत्तल हो ही नहीं सकता। ऐसे कहीं आप चित्र देख लें ऐसे इस प्रकार से, तो ये क्या अवतल ही होगा। क्योंकि अगर बिना पेंट किए हुए पहले यहाँ पे ऐसे डायग्राम बन गया तो समझ लीजिए ये अवतल ही होगा। क्योंकि इसमें अगर कलई भी करेंगे तो बाएं नहीं कर सकते हैं, दाएं ही करेंगे। ठीक है, तो दाहिनी ओर कलई कर दिए, तो कौन दर्पण मिल गया हमको, ये अवतल दर्पण मिल गया। ठीक है दोस्तों, इसको मान लेते हैं, इसका नाम है mm। ठीक है दोस्तों, दर्पण के जो एकदम मध्य बिंदु होता है, दर्पण का जो एकदम बीच वाला जो बिंदु होता है, पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं इसको ध्रुव बोलते हैं।
इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको पी से दिखाते हैं, पी माने पोल, ठीक है, ध्रुव होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके वक्रता केंद्र की। दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र जिसे दिखाते हैं हम सी से दिखाते हैं ना, वो कहाँ पे होता है दोस्तों? आप जानते हैं कि जो गोली दर्पण होता है वो किसी न किसी गोले का ही भाग होता है, तो उसको बना दीजिए गोला, आराम से इसको गोला बना दीजिए। अब दोस्तों ये गोला बन गया, तो गोला का अपना केंद्र होता है, अपना सेंटर होता है, तो गोले का सेंटर अपना यहाँ पे हो गया, ये गोले का सेंटर हो गया दोस्तों। तो यही सेंटर, यही केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। समझ गए होंगे आप? देखिए फिर बताते हैं। ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे बिंदु P है, इसको ध्रुव बोलते हैं। ये दर्पण जिस गोले का भाग है ना, ये इसी गोले का भाग था ना पहले, तब इसमें हम काट के इतना निकाल लिए थे। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, इस पूरे गोले के केंद्र को ना इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसको हम C से दर्शाते हैं, ठीक है, जिसको हम C से दर्शाते हैं। आई होप इसको समझ गए होंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, समझ गए होंगे इसको आप। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम फिर बताने का प्रयास करेंगे, दोबारा से आपके डाउट सॉल्व कर देंगे दोस्तों। देखिए तो आप समझ गए होंगे कि वक्रता केंद्र। अब देखिए दोस्तों, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए एक लंबी सीधी रेखा खींची जाए, ठीक है, ऐसे वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए एक लंबी सीधी रेखा खींची जाए, ठीक है, तो इस रेखा को बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। समझ गए इसको आप दोस्तों? अब देखिए इस पे हम मुख्य फोकस की बात करें। मुख्य फोकस कहाँ होता है? यहाँ मान लेते हैं कि इस मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा, एक किरण आ रही है, किरण रेखा आ रही है ऐसे, इसका नाम है AB। ये आके दर्पण के बिंदु B पर टकरा रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट होके इस मुख्य अक्ष पर यहाँ एक बिंदु पर काट रही है। ये रेखा रिफ्लेक्ट होके इस मुख्य अक्ष पर इस बिंदु पर काट रही है, तो इसी बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस का परिभाषा देना हो तब ऐसे कह सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसी बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है। समझ गए इसको आप कि मुख्य फोकस कहाँ पे है? यहाँ पे है। फिर देखिए मुख्य अक्ष हो गया, ये पूरा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर एक क्या इसकी पैरेलल एक लाइन आ रही है, एक किरण आ रही है जो दर्पण के बिंदु B पर टकराने के बाद से क्या इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, और ये क्या हो रही है, इस मुख्य अक्ष पर ना यहाँ पे एक बिंदु पर ये परावर्तित किरण काट रही है और इसी बिंदु को बोलेंगे मुख्य फोकस। समझ रहे बात को? तो ये हो गया मुख्य फोकस दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके फोकस दूरी की। दोस्तों देखिए यहाँ से ये जो ध्रुव है, यहाँ पे जो बिंदु P है, इस बिंदु P और इस मुख्य फोकस यानी ध्रुव और मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी होती है, ये वाली ये जो दूरी होती है, इसको स्मॉल f से दिखाते हैं, इसे ही बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। यानी दर्पण में कोई भी दूरी कहीं से भी, यानी बाएं से या फिर दाएं से कोई भी दूरी होती है, वो मेनली कहाँ से मापा जाता है? वो मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, ठीक है। दर्पण में आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी दूरी होती है, वो कहाँ से मापा जाता है? तो मेनली दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में जो ये है दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी या फोकस लेंथ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आप ये समझ लीजिए कि फोकस लेंथ क्या होता है, फोकस लेंथ क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, आप समझ लीजिए। अब फोकस अब देखते हैं वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। दोस्तों ये वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है, ये वाली, ठीक है,
वक्रता केंद्र, जो दर्पण का वक्रता केंद्र है और दर्पण का जो ध्रुव है, इन दोनों के बीच की जो एग्जैक्ट दूरी होती है उसे ही बोला जाता है कैपिटल आर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आर क्या होता है, वो वक्रता त्रिज्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो इतना समझ गया दोस्तों। इसमें और कुछ है तो मेनली इतना ही चीज होता है इसमें, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और ये आप समझ रहे हैं, दर्पण यहाँ पे हो गया इसका, ये क्या है, पी इसका ध्रुव है। और इसमें देख लेते हैं वस्तु दूरी और जो प्रतिबिंब दूरी होता है वो कैसा कहाँ होता है दोस्तों। मान लेते हैं यहाँ पे दर्पण है ना, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे ध्रुव हो गया, चल नहीं रहा है बार बार, यहाँ पे ध्रुव हो गया पी, यहाँ पे मुख्य फोकस हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई भी वस्तु रखी जाती है दर्पण के सामने, दर्पण के बाएं, वस्तु कहने का मतलब प्रकाश स्रोत या फिर वस्तु, ठीक है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो सब क्या होती है, वो दर्पण के हमेशा बाएं होती है, बाएं यानी सामने होती है। तो दोस्तों यहाँ मान लेते हैं वस्तु है, यहाँ मान लेते हैं वस्तु है और ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, तो ये वस्तु हो गई और दर्पण की ध्रुव हो गई। तो दर्पण के ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी कहलाती है ना, उसको बोलते हैं वस्तु दूरी। क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, है ना। तो दोस्तों वस्तु दूरी दिखाते हैं यू से, वस्तु दूरी दिखाते हैं यू से। और अगर वस्तु दर्पण के बाएं है, और बाएं तो होती है हमेशा, तो वस्तु दूरी क्या होती है, हमेशा और हमेशा माइनस में होती है। हमेशा क्या होती है, माइनस में होती है। वस्तु दूरी क्या होती है, हमेशा माइनस में होती है वस्तु दूरी। ठीक है, अब बात करें प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब दोस्तों अवतल में बाएं होता है और उत्तल में दाएं बनता है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस हो सकता है दाएं बाएं की वजह से, लेकिन जो वस्तु दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी दिखाते हैं भी से। ठीक है, भी माने क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होता है वो माइनस होता है, एक स्थिति में वो प्लस में होता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है, तो जो प्रतिबिंब होता है वो दाहिने बनता है दर्पण के, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो उसमें स्थिति में वो प्लस में होता है प्रतिबिंब दूरी, लेकिन हर स्थिति में क्या होता है, जो प्रतिबिंब दूरी होती है अवतल दर्पण में वो माइनस में होती है। तो अवतल दर्पण में माइनस में और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो प्लस में होती है। तो प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन जो वस्तु दूरी होता है हमेशा और हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाएं या सामने रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। मेनली जो चीज़ है, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गई, वस्तु दूरी हो गई और प्रतिबिंब दूरी हो गई दोस्तों। तो क्योंकि ये समझना ज़रूरी है हमारे लिए कि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और इसको अगर हम समझ लेंगे ये सभी चिन्ह परिपाटी को आसान तरीके से, तो हमारे लिए सब आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल बनाना दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप ज्वाइन हो जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो 10th का सिलेबस है बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। आपका एग्ज़ाम के समय तक पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।